हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स साइक डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू में साइकोलॉजी फोर्थ पेपर चल रहा है, यानी सोशल साइकोलॉजी, एडवांस्ड सोशल साइकोलॉजी जो नाम है पेपर का पूरा। और इस पेपर को हम इजी नोट्स की हेल्प से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पे सारे कवर कर रहे हैं। प्रीवियस कुछ वीडियोस में यानी 2 वीडियोस में आप प्रीवियस 8 टॉपिक्स को कवर कर चुके हैं। आज हम स्टार्ट करेंगे इस टॉपिक से विच इज फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, और उसके बाद एटीट्यूड की कुछ थ्योरीज और बहुत सारे टॉपिक्स आज आएंगे। तो चलिए बिना किसी डिले के वीडियो की शुरुआत करते हैं। लेकिन अगर इन इजी नोट्स को आप परचेज करना चाहते हैं तो सारा कुछ डेटा डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी अवेलेबल है, उसे देख लीजिएगा। और ये नोट्स मोर देन इनफ है। कई बार बच्चे पूछते हैं कि क्या इतना पढ़ के हमारा काम चल जाएगा, तो देखिए ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, काफी बार रिपीट हुए हैं। आप एग्जामिनेशन के टाइम पर जाकर अपना कुछ कॉमन सेंस भी यूज करेंगे जिसके बेसिस पर आप आंसर लिखेंगे, राइट। तो कॉन्सेप्ट को क्लैरिटी आपको यहाँ से मिल जाएगी। बाकी आपका भी जो भी कॉन्ट्रीब्यूशन है आप अपनी तरफ से भी एक्स्ट्रा कर सकते हैं, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। आइए शुरुआत करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो पहले तो ये समझ लेते हैं कि एटीट्यूड क्या है। वैसे तो बात कर चुके थे प्रीवियस वीडियो में, बट फिर भी क्विकली समझेंगे कि एटीट्यूड के बेसिक 3 कंपोनेंट्स होते हैं। जब हम किस एटीट्यूड फॉर्म करते हैं किसी चीज के टुवर्ड्स, तो कुछ थॉट्स उसके बारे में रखते हैं, कुछ फीलिंग्स उसके बारे में रखते हैं, और उसके टुवर्ड्स कुछ बिहेव भी करते हैं, जिसे हम ABC कंपोनेंट्स बोलते हैं। तो जब एटीट्यूड फॉर्म होता है तो कौन कौन से वो फैक्टर हैं जो इसको अफेक्ट करते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड फॉर्मेशन, और एक टॉपिक है फैक्टर्स अफेक्टिंग एटीट्यूड चेंज। इसमें दोनों में आपको अलग अलग कंटेंट लिखना है। अगर कोई कंफ्यूजन है, क्लास 12th की एनसीईआरटी में जाइए, चैप्टर नंबर 6 एक बार खोलिए। बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है, एटीट्यूड के बारे में है पूरा, और इतने अच्छे से वहां पे चीजों को दिया है कि अगर आपने उसे पढ़ लिया तो आपको कोई बुक खोल के देखने की जरूरत नहीं है। एटीट्यूड का जितना अच्छा एग्जाम्पल्स वहां पे दिए हैं और जितने अच्छे तरीके से उस पर बताया गया है, अगर आप उनको समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल पे जाके प्लेलिस्ट को विजिट भी कर सकते हैं। फिलहाल आते हैं इस नोट्स की तरफ जिसकी हेल्प से फिलहाल हम पढ़ रहे हैं। तो वैसे तो एटीट्यूड फॉर्मेशन बहुत सारे वैरायटी ऑफ फैक्टर से इन्फ्लुएंस होता है कि कैसे इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो इवेलुएट करते हैं किसी ऑब्जेक्ट को, उसके टुवर्ड्स रिस्पॉन्ड करते हैं सिचुएशन के टुवर्ड्स, लोगों के टुवर्ड्स। लेकिन ये जो फैक्टर्स होते हैं इनको समझने में हमारे एटीट्यूड्स जो होते हैं लोगों के टुवर्ड्स, ये बहुत हेल्प करते हैं। अंडरस्टैंडिंग दीज फैक्टर्स कैन हेल्प यूक्लिडेट व्हाई एटीट्यूड्स वेरी अमंग इंडिविजुअल्स। मतलब अगर हम ये समझ लें कि डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, इसी की वजह से किसी एक चीज को देखकर मेरा परसेप्शन अलग होगा, आपका परसेप्शन अलग होगा, किसी तीसरे पर्सन का परसेप्शन अलग होगा। तो ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम तीनों कैटेगरी की अगर हम बात करें तो हम तीनों को अलग अलग फैक्टर्स इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं। सबसे पहले आते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस। हर पर्सन के एक्सपीरियंसेस अपने अपने होते हैं। कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे होते हैं जो हमें डायरेक्टली रिसीव हो जाते हैं, कुछ एक्सपीरियंसेस इनडायरेक्ट होते हैं। डायरेक्ट वो होते हैं जिनमें हमारा खुद का इन्वॉल्वमेंट होता है, इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस वो होते हैं जिन्हें हम ऑब्जर्व करते हैं दूसरों के थ्रू। तो कोई भी ऐसा फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंसेस जो हमें किसी सिचुएशन को बहुत डायरेक्टली इन्फ्लुएंस कर रहा है, वो पॉजिटिव नेगेटिव एनकाउंटर्स कर सकता है, कैन लीड टू फेवरेबल और अनफेवरेबल एटीट्यूड रिस्पेक्टिवली। अगर हमने किसी भी चीज को डायरेक्टली एक्सपीरियंस किया है तो या तो उस चीज के बारे में एक पॉजिटिव थॉट जनरेट होगा या नेगेटिव होगा। ये भी हो सकता है हम उस चीज को किसी दूसरे के मुंह से सुने। जब हम किसी पर्सन से किसी चीज के बारे में सुनते हैं तो दूसरे का एक्सपीरियंसेस हो जाते हैं वो, और उसकी हेल्प से जो हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन होता है वो इनडायरेक्ट वे में होता है। जैसे किसी ने आपसे किसी प्रोडक्ट की तारीफ करी तो आप उस प्रोडक्ट को खरीदने लग जाते हैं, है ना। तो ये भी इनडायरेक्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं। सोशल इन्फ्लुएंसेस के अंदर हमारे फैमिली, पीयर ग्रुप्स और कल्चरल नॉर्म्स आते हैं। फैमिली बहुत बड़ा सोशल इन्फ्लुएंस है। हम अपनी फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड होते हैं। जो चीजें हम अपनी फैमिली से सीखते हैं, वैल्यूज, जो भी कल्चर हमारा होता है, वो सब कुछ हमारे एटीट्यूड को फॉर्म करने में अपना रोल प्ले करता है। पीयर ग्रुप्स डेफिनेटली, क्योंकि हम दोस्तों के साथ बहुत सारा समय बिताते हैं, खास तौर से बच्चों की अगर बात करें तो अपने पीयर ग्रुप्स में जिस तरह के एनवायरनमेंट बच्चे देखते हैं उसको भी वो फॉलो करते हैं। कल्चरल नॉर्म्स मतलब जो भी हमारे सोसाइटी में कल्चरल नॉर्म्स है, जिस सोसाइटी में हम रहते हैं उसमें फैमिली भी हमारी आती है, पीयर्स भी आते हैं। जो कुछ भी जिन कल्चर्स को हम फॉलो करते हैं वो सब भी हमारा एटीट्यूड फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं। जैसे इसका एग्जांपल ऐसे समझिए कि कोई एक कंपनी है जो कोई ऐसा प्रोडक्ट बना रही है जो किसी एक कल्चर में, राइट, बहुत ज्यादा यूजफुल होगा। लेट्स से कि बिहार में हम सब जानते हैं कि छठ पूजा होती है। तो अगर छठ पूजा से रिलेटेड कोई भी ऐसी पूजा का सामान है जिसको वहां पर सेल किया जा रहा है, तो उसकी सेल वहां पर ज्यादा होगी। वहां के लोगों के एटीट्यूड को वहां पे इन्फ्लुएंस करा जा सकता है, लोगों का एटीट्यूड वहां फॉर्म किया जा सकता है इन्फ्लुएंस करके, है ना, कल्चरल नॉर्म्स की हेल्प से, कल्चरल इन्फ्लुएंसेस की वजह से। लेकिन वही जो पूजा के प्रोडक्ट्स हैं, अगर उन्हें दक्षिण भारत में जाके या फिर किसी और एरिया में जाके, ईस्ट साइड में जाकर अगर सेल किया जाएगा तो लोग कन्विंस नहीं होंगे उस प्रोडक्ट के टुवर्ड्स, क्योंकि वो आप उनका ना तो एटीट्यूड चेंज कर पाएंगे और ना ही उस एटीट्यूड को फॉर्म करके बैठे हैं कि उसकी रेलेवेंस क्या है, उसकी इंपॉर्टेंस उनके लिए क्या है। तो कल्चरल नॉर्म्स भी हमारा माइंडसेट वैसा बना देते हैं, एटीट्यूड हमारा वैसा फॉर्म हो जाता है उस चीज के टुवर्ड, या तो हमें इंपॉर्टेंट लगती है, अनइम्पॉर्टेंट भी लग सकती है।
मीडिया एंड कम्युनिकेशन की बात करें तो मास मीडिया से ज्यादा पावरफुल क्या ही है। मास मीडिया पर्सुएसिव कम्युनिकेशन यानी एडवर्टीजमेंट, पब्लिक स्पीचेस, कैंपेन्स, ये जो होते हैं वो इमोशनल और रैशनल अपील क्रिएट करते हैं। इमोशनल अपील वो होती है जिसमें हम कोई ऐसा कंपोनेंट डाल दें कि पर्सन उसको देखकर इमोशनली इन्वॉल्व हो जाए। जैसे कि हमने एक एडवर्टीजमेंट पोस्टर में डाला कि हमें कांच नहीं फेंकनी चाहिए रोड पर इस तरीके से क्योंकि जानवर भी घूमते हैं। तो यहाँ पे आपको भी इस बात को सुनते हुए थोड़ा सा इमोशनली कनेक्शन हुआ होगा कि हाँ, हमें एनिमल्स के टुवर्ड्स, हम खुद अपने घरों में केयर करते हैं, एनिमल्स की बाहर भी करते हैं, तो हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जब हम उनके आसपास नहीं भी होते हैं तब भी वो सेफ रहें। तो ये एक इमोशनल अपील हो गई जब हमने कहा कि हमें कांच या ऐसा कोई भी कूड़ा जो चुभ सकता है जानवरों के उसको नहीं फेंकना है, तो इमोशनल अपील हो गई। अब ये लॉजिकल भी है, रैशनल भी है ये, क्योंकि भाई लॉजिकल है कि आप खुद भी तो नहीं चल पाएंगे ना कांच पर, तो आप कैसे एनिमल्स के लिए इस तरीके की चीज कर सकते हैं। तो ये रैशनल अपील में क्या होता है, पर रैशनल ये इमोशनल ज्यादा है यहाँ पे। ये वैसे तो आइडियली तो ये भी लॉजिकल बात ही है, लेकिन इसमें इमोशन ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। रैशनल अपील वो होगी जहां हम सही गलत की बात करें, है ना, जहाँ पे कोई भी चीज हम सही गलत के थ्रू डिपिक्ट करते हैं, वो एटीट्यूड फॉर्म करने में बहुत हेल्प करते हैं। तो उसको परसुएसिव कम्युनिकेशन में रखा जाता है। और बाकी सोशल मीडिया, न्यूज़पेपर, टीवी, ये सब तो एटीट्यूड फॉर्म करने में हेल्प करती है, क्योंकि आप कुछ भी अपना कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करिए। बेसिकली मैं बार बार एग्जांपल आपको सोशल साइकोलॉजी में मार्केटिंग का दूंगी, क्योंकि मार्केटिंग में सोशल साइकोलॉजी बहुत ज्यादा यूज होती है। तो वहां पे आप देखिए कि मास मीडिया के बिना किसी प्रोडक्ट का आप लाइमलाइट में ला ही नहीं सकते उसके बिना। कॉग्निटिव फैक्टर्स क्या होते हैं, हमारे खुद के बिलीफ और नॉलेज। अगर किसी पर्सन को किसी चीज की अच्छे से नॉलेज है तो उसका किसी भी टॉपिक के बारे में, किसी चीज के बारे में एक स्ट्रॉन्ग एटीट्यूड फॉर्म होगा। जिसे नॉलेज नहीं है वो शायद उसकी इंपॉर्टेंस ही ना समझे, है ना। ये बिल्कुल जैसे मैंने पूजा वाला बताया था वो वाली चीज हो गई, बिलीफ एंड नॉलेजेस। कॉग्निटिव डिसोनेंस, कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है, अभी पढ़ेंगे हम इसको आगे। कॉग्निटिव डिसोनेंस का मतलब होता है कि जो चीज हम कह रहे हैं, बिहेवियर में दिखा रहे हैं, और जो चीज हम सोच रहे हैं, अगर उनमें असमानता है, अगर वो दो चीजें सेम नहीं है, तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाता है। मतलब आप स्मोकिंग के बारे में कहते हैं कि अच्छी बात नहीं है इसे पीना, लेकिन आप स्मोक करते हैं, तो इसका मतलब आपके बिहेवियर में कुछ और है, आप कह कुछ और रहे हैं, तो वो कॉग्निटिव डिसोनेंस कहलाता है। कॉग्निटिव इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आप जब उस बात को रिफ्लेक्ट करते हैं वो कुछ और है, मगर सोच में आपकी कुछ और है। तो इस तरीके से भी कॉग्निटिव, व्हेन इंडिविजुअल एक्सपीरियंस अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन देयर बिलीफ एंड बिहेवियर, दे मे चेंज देयर एटीट्यूड टू रिजॉल्व द डिसोनेंस लीडिंग टू एटीट्यूड फॉर्मेशन। तो जब भी कॉग्निटिव डिसोनेंस होगा और फील करेगा पर्सन, तो हो सकता है वो दो में से किसी भी एक तरफ चला जाए, हाई चांसेस हैं। अगर कोई पर्सन स्मोक ज्यादा करता है और वो बार बार ऐसा कहता है, तो किसी पॉइंट पर आकर तो उसे फील होगा कि जो मैं कह रहा हूँ और जो मैं कर रहा हूँ उसमें वो दोनों बातें एक पेस पर नहीं है। तो वो क्या करेगा, किसी एक पेस पे आ जाएगा, या तो स्मोक ही करने लगेगा और फिर वो कहना बंद कर देगा, या फिर वो अगर कहेगा तो स्मोक करना बंद कर देगा। तो इससे भी एटीट्यूड फॉर्म होता है। इमोशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, अफेक्ट, अफेक्ट मतलब अफेक्शन से बना है, अफेक्शन इमोशन, हमेशा ऐसे रिलेट करेगा, मैं हमेशा ऐसे समझाती हूँ। इमोशंस एंड फीलिंग्स एसोसिएटेड विद एन ऑब्जेक्ट और सिचुएशन कैन इन्फ्लुएंस एटीट्यूड। जैसे कि मान लीजिए आपने कोई फोन खरीदा और आप उसी कंपनी का फोन बार बार खरीदते हैं, और आपको उसमें हमेशा बहुत चीजें बहुत अच्छी लगती हैं, तो आपके एक इमोशनल डेवलपमेंट हो जाएगा उसके टुवर्ड्स, आपके अंदर एक इमोशन डेवलप हो जाएगा। तो ये भी एक एटीट्यूड फॉर्म करेगा। जैसे कुछ लोग आईफोन की बहुत तारीफ करते हैं, बहुत पसंद करते हैं क्योंकि वो हमेशा यूज करते हैं, और कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका एक्सपीरियंस, जिन्हें अच्छा नहीं लगता है, जिन्हें पसंद नहीं है, वो हमेशा उसके बारे में बुरा बोलते हैं। तो इस तरीके से क्या है, उनका जो अफेक्ट है वो उसने एक एटीट्यूड फॉर्म कर दिया। अब उन्होंने एक एटीट्यूड फॉर्म कर लिया है कि हाँ, हम इसी के साथ फ्रेंडली हैं, हमें यही पसंद है, हमें इसी में ईज रहता है, तो वो वही यूज करेंगे। और कुछ लोग जिन्हें बिल्कुल पसंद नहीं है, तो वो एंड्रॉइड यूजर होते हैं, तो उनको वही पसंद आता है। खैर, मूड की बात करें तो पर भी मूड तो बहुत बड़ी चीज है। अगर मैं यहाँ पे बोलूँ तो अभी आप लोग मुझसे रिलेट करेंगे मेरे साथ में। हम जिस वक्त अपने मूड में होते हैं ना, हम अच्छा मूड होता है हमारा, तो किसी भी चीज के टुवर्ड्स हमारा जो एटीट्यूड फॉर्म होगा वो अच्छा ही होगा। और अगर मूड खराब है तो कोई चीज अच्छी भी दिख रही है तो उसके टुवर्ड्स शायद नेगेटिव रिएक्शन चला जाए। मूड का हमारे बिहेवियर पे बहुत फर्क पड़ता है, तो मूड से भी हमारे एटीट्यूड में फर्क आ जाता है, राइट। सिचुएशनल फैक्टर भी होते हैं हमारे साथ में जो एटीट्यूड फॉर्म करते हैं, जैसे किस कॉन्टेक्स्ट में हम हैं, किस कैसे में हमारा डेवलपमेंट हुआ है, कि फॉर्मल में रहते हैं, कैजुअल में रहते हैं, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में हम रहते हैं। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट का मतलब एनवायरनमेंट से हो गया। सोशल प्रेशर, कई बार ऐसा सोशल प्रेशर भी हम पर रहता है जिसकी वजह से हम किसी चीज के टुवर्ड्स ऐसा करते हैं। जैसे गांव में रहने वाले कुछ लड़कियों के बारे में अगर हम बात करें, तो उनके ऊपर एक ऐसा सोशल प्रेशर है कि वो एक पर्टिकुलर टाइप के ड्रेस को ही फॉलो करेंगी, कोई भी ऐसा एडवांस्ड या वेस्टर्न आउटफिट वो नहीं पहन सकती। तो अब उनका एक एटीट्यूड ही डेवलप हो चुका है कि दैट काइंड ऑफ ड्रेसेस और दैट काइंड ऑफ लाइफस्टाइल इज नॉट गुड। तो व्हाई दे हैव फॉर्म दिस एटीट्यूड, बिकॉज ऑफ द
environment also, this will also be a factor here, and social pressure of course. Okay, तो एटीट्यूड फॉर्मेशन वैसे तो कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है, लेकिन ये बहुत सारे एक्सपीरियंसेस से, बहुत सारी चीज़ों से इन्फ्लुएंस रहता है। आप अपने मन से कुछ और भी पॉइंट्स लिख सकते हैं जो आपको लगता है कि यहाँ मिसिंग है, लेकिन मेरे हिसाब से ये भी एटीट्यूड फॉर्म करने में हेल्प करते हैं। कुछ भी और आपको लग रहा है तो आप अपने कंटेंट को बढ़ा सकते हैं या चेंज भी कर सकते हैं। ये सोशल साइकोलॉजी है, यहाँ पे आप अपने हिसाब से बहुत कुछ लिख सकते हैं, अनटिल अनलेस वो थ्योरी ना हो। अब थ्योरी की बात कर दी है तो हीदर्स बैलेंस थ्योरी आ गई है हमारे सामने। चलिए इसके बारे में हम बात करेंगे कि ये क्या है। इसके लिए मैं आप इसको एक्सप्लेन करने के लिए मैं एक सिंप्लीफाइड पीडीएफ भी लेके आई हूँ अभी आपके सामने। उसको मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। वैसे तो बड़ी सिंपल सी चीज़ है वो, पर फिर भी मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी। आप सभी लोग जो मेरे चैनल पर जुड़े हैं, जो भी वीडियोस देखते हैं, वो लोग सभी जुड़े ही हुए हैं टेलीग्राम ग्रुप पर, तो आप लोग वहां से देख लीजिएगा। फ्रिट्ज हीदर की ये बैलेंस थ्योरी है, ये सोशल साइकोलॉजी का एक बहुत ही फाउंडेशनल कॉन्सेप्ट है, जो किसी भी इंडिविजुअल्स के बीच में और उनका जो एटीट्यूड होता है टुवर्ड्स अदर इंडिविजुअल, यानी कि अगर हम एक तरीके से ऐसे समझें, जैसे कि ये एक ट्राइंगल है, ओके, यही फ्रिट्ज हीदर थ्योरी में हम यूज भी करते हैं कि एक हमारे पास है पर्सन ए, दूसरा है पर्सन बी, और तीसरी कोई चीज है एक्स वाई जेड, कुछ भी लिख सकते हैं आप, ठीक है। दो इंडिविजुअल का होना जरूरी है, पर ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि ए और बी ही ह्यूमन बीइंग होंगे, ए और एक्स भी हो सकते हैं। हमने तो अल्फाबेट्स लिए तो हमारा रिप्रेजेंटेशन है, हम कैसे भी कर दें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो आप कुछ पी क्यू आर लिख लीजिए, उसमें से क्यू भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, आर भी ऑब्जेक्ट हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं है, लेकिन दो तो ह्यूमन बीइंग होंगे ही होंगे। ओके, तो हीदर की जो बैलेंस थ्योरी है वो ये कहती है कि जब दो लोग किसी तीसरी चीज के टुवर्ड्स अगर सिमिलर ओपिनियन रखते हैं, मतलब ए जो है वो एक्स को लाइक करता है और बी भी एक्स को लाइक करता है, ये कोई ऑब्जेक्ट हो सकता है, तो ए को कोई पर्टिकुलर चीज पसंद है और बी को भी पर्टिकुलर चीज पसंद है, तो बड़े हाई चांसेस हैं कि इनके बीच भी हम वही चीज देखेंगे। क्या चीज देखेंगे? एक पॉजिटिविटी देखेंगे, एक पॉजिटिव रिलेशनशिप देखेंगे। यानी यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे प्लस है, तो यहाँ पे भी प्लस होगा। ये कब होता है? बहुत ज्यादा होता है जब आप का कोई फ्रेंड है, ये इस एक्स जो है वो बी का भी फ्रेंड है और एक्स ए का भी फ्रेंड है, तो नॉर्मली क्या होता है, ए और बी भी फ्रेंड होते हैं। आप ऐसे समझ सकते हैं। ये कहते हैं कि अगर तीन चीजों के बीच में बैलेंस होगा तो चीजें सिस्टम में चलेंगी, और अगर बैलेंस नहीं होगा तो चीजें थोड़ा डिस्टर्ब्ड चलेंगी। कैसे? जैसे हमने ये कहा कि जो बी है वो एक्स को पसंद करता है और ए भी एक्स को पसंद करता है। इसका ऑपोजिट ले लेते हैं, ए जो है वो एक्स को पसंद करता है लेकिन बी एक्स को पसंद नहीं करता है, तो कहीं ना कहीं आके ए और बी के बीच में हमें थोड़ी सी गड़बड़ देखने को मिल सकती है, तो इम्बैलेंस की सिचुएशन बन जाएगी, राइट। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि ए भी एक्स को पसंद नहीं करता और बी भी एक्स को पसंद नहीं करता। दुश्मनी के केस में ऐसा होता है ना कि अगर आप और आपके फ्रेंड अगर किसी सेम पर्सन को डिसलाइक करते हैं तो भी आपके बीच का बॉन्ड अच्छा होता है। ये थोड़ा सा फनी एग्जांपल हो गया, लेकिन बात एकदम करेक्ट है। इस केस में भी पूरी सही तरीके से सूट होती है, कोई एग्जांपल गलत नहीं है लिया है हमने यहाँ पे। तो ए को अगर बी नापसंद है, यानी ये डिसलाइक करता है, और बी को भी डिसलाइक करता है, तो भी यहाँ पे हम इनके बीच पॉजिटिविटी देखते हैं, है ना। या फिर कोई पर्टिकुलर काम ले लीजिए, बार बार हम किसी को दुश्मन क्यों बना रहे हैं। मान लीजिए ए को स्मोकिंग पसंद नहीं है, बी को भी स्मोकिंग पसंद नहीं है, तो ए और बी के बीच में हम पॉजिटिव रिलेशनशिप देखते हैं। इससे पहले कि इस थ्योरी में मैं और आगे बढ़ूं और आपको कुछ चीजें समझाऊं कि ये थ्योरी जो है इसमें क्या क्या चीजें होती हैं, इसका ट्रायडिक स्ट्रक्चर होता है, आइए मैं आपको पहले फटाफट से इस दूसरे पीडीएफ की तरफ लेके आती हूँ जो मैंने बोला था मैं टेलीग्राम पे शेयर करूंगी। आप ये देखिए, जो थ्योरी है फ्रिट्ज हीदर ने दी थी, ये कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी है। एक बात बहुत ध्यान में रखिएगा, ये जो थ्योरी है वो क्या है? कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी थ्योरी। एक और थ्योरी आप पढ़ेंगे जिसे हम कहेंगे कॉग्निटिव डिसोनेंस थ्योरी। अभी कॉग्निटिव डिसोनेंस की बात चल रही थी, वो भी बहुत सिंपल है कि उसमें दो अपोजिट थॉट होते हैं, लेकिन यहाँ पे तीन चीजों की बात है। तो पहली बात तो ये कॉग्निटिव कंसिस्टेंसी की थ्योरी है। कंसिस्टेंसी का मीनिंग क्या होता है कि कंपोनेंट्स, एस्पेक्ट्स और एलिमेंट ऑफ द एटीट्यूड और एटीट्यूड सिस्टम मस्ट बी इन द सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में, चाहे वो दोनों नेगेटिव हो चाहे दोनों पॉजिटिव हो, पर डायरेक्शन सेम होनी चाहिए। तो जब वो सेम डायरेक्शन में होंगे तभी हम साइकोलॉजिकल कंफर्ट देख पाएंगे, मतलब एटीट्यूड में हम देखेंगे कि एक बैलेंस दिखेगा हमें। इफ दिस डज नॉट हैपन, द पर्सन एक्सपीरियंस साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट, जिसकी वजह से एटीट्यूड सिस्टम में कुछ लॉजिकल कंसिस्टेंसी हमें देखने को मिलती है। तो जो बैलेंस थ्योरी है एटीट्यूड चेंज की, वो इस प्रिंसिपल पर ही बेस्ड है। बैलेंस थ्योरी कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन थ्री एस्पेक्ट्स और कंपोनेंट्स ऑफ द एटीट्यूड रिप्रेजेंट इन अ फॉर्म ऑफ अ ट्राइंगल। अब देखिए, ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, यहाँ पे मैं आपको दिखाती हूँ, आगे चलते हैं इसमें कि ये देखिए यहाँ, इसीलिए मैं आपको लेकर आई हूँ। ये जो एक पिक्चर आप देख रहे हैं, इसमें ये सुरेश है, ये विशाल है, और ये स्मोकिंग हो रही है। तो लेट्स कंसिडर टू पीपल हैविंग अ रिलेशनशिप एंड देयर एटीट्यूड टुवर्ड्स स्मोकिंग।
तो ये इन दोनों के बीच रिलेशनशिप है और ये इसके टुवर्ड्स इनका एटीट्यूड है। तो बैलेंस थ्योरी ये कहती है कि इम्बैलेंस साइकोलॉजिकल डिस्कम्फर्ट कब होगा, आप खुद ही सोचिए कब होगा इनके बीच में, जब तीनों साइड्स ट्राइंगल की नेगेटिव होंगी। मतलब सुरेश को स्मोकिंग पसंद नहीं है, विशाल को भी स्मोकिंग पसंद नहीं है और एक दूसरे को भी ये पसंद नहीं करते। तो यहाँ पे इनके बीच में कभी हमें सिंक देखने को नहीं मिलेगा, मतलब ये स्टोरी नहीं बन रही है एक तरीके से, आप ऐसे कहेंगे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, बड़ा ही सिंपल है कि जब दोनों एक दूसरे को डिसलाइक करते हैं, टोटल पूरी सिचुएशन में ही नेगेटिविटी है। तो ऐसे भी आप देख सकते हैं, जैसे कि अगर हम इसको लिखना चाहें आप एक फॉर्मूले की तरह से, ये हो गया हमारे पास, सॉरी ये हो गया हमारे पास a, ये हो गया हमारे पास b और ये हो गया x। तो यहाँ पे क्या बनेगा, कब बनेगा, a माइनस एक्स, b माइनस एक्स और a माइनस b। ये माइनस साइन पता है क्या बता रहा है, ये अभी देखेंगे हम। यहाँ पे माइनस साइन का मतलब ये हो गया, रिलेशनशिप साइन आप अभी पढ़ेंगे, इसका मतलब ये हो गया कि पॉजिटिव रिलेशनशिप है, नेगेटिव रिलेशनशिप है, ये हम बता रहे हैं। माइनस लगाने का मतलब ये हो गया। तो यहाँ पे तीनों के बीच में नेगेटिविटी है। अब ये कह रहे हैं कि दो साइड पॉजिटिव है, वन साइड नेगेटिव है। अगर ऊपर वाले एग्जाम्पल में विशाल एंड सुरेश आर वेरी गुड फ्रेंड्स, मतलब ए और बी पॉजिटिव है, ए और बी के बीच में हम क्या देख रहे हैं, पॉजिटिविटी। सुरेश लव्स टू स्मोक, यानी ए और एक्स के बीच में क्या है, पॉजिटिविटी। दिस इंप्लाइज टू साइड्स ऑफ द, नहीं कुछ मिस कर दिया, सुरेश लव्स टू स्मोक एंड विशाल हेट्स टू स्मोक, यानी बी माइनस एक्स, है ना। ये भी एक केस है। इस केस में भी हम क्या देख रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहा है। इस केस में भी हम क्या देख रहे हैं, इम्बैलेंस हो रहा है। तो आप ये बात समझ लीजिए, ये इम्बैलेंस की कंडीशंस हैं, आपको ऐसे ही प्लस माइनस करके लिख के आनी है। और ये पीडीएफ में इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि इसको ऐसे समझना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। तो आप इस तरीके से जब इस पिक्चर को बनाएंगे और ये फॉर्मूला लिखेंगे तो आपकी बात बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से रिफ्लेक्ट होगी। तो ये हमने देखा कि यहाँ पे इम्बैलेंस के दो केसेस बन रहे हैं। अब बैलेंस कब होगा, ये तो हम इम्बैलेंस की बातें कर रहे हैं। अब इसी पिक्चर में हम ये देखेंगे कि सुरेश एंड विशाल आर वेरी गुड फ्रेंड्स एंड बोथ ऑफ देम लव स्मोकिंग, ठीक है, बोथ ऑफ देम लव स्मोकिंग। अभी मैंने आपको बताया ही था कि ए, ये हम फिर से मान लेते हैं ए, बी और एक्स। तो अब बैलेंस की कंडीशन क्या क्या बनेंगी, आप खुद ही देख लीजिए, ए प्लस एक्स, बी प्लस एक्स, आई जस्ट मेड अ मिस्टेक, बी, मेडिशन करते करते मल्टीप्लिकेशन का ख्याल आ गया, बी प्लस एक्स और ए प्लस बी, सबके बीच में पॉजिटिविटी है। तो हम लिख सकते हैं इसको कंडीशंस ऑफ बैलेंस इन एटीट्यूड, BALANCE, बैलेंस इन एटीट्यूड। इस तरीके से आप लिख कर आएंगे ना, तो ये थ्योरी थोड़ी और ज्यादा अच्छी दिखने में, थोड़ा हाईलाइट होती है चीज की, आपको पता है कि कब बैलेंस हो रहा है, कब इम्बैलेंस हो रहा है। मैंने थोड़ा गंदा गंदा कर दिया है, कोई बात नहीं, आप समझ ही जाएंगे। फिर अब और कौन सा केस होगा, अभी मैंने आपको बताया था कि दोनों दोस्त हैं और ये दुश्मन है, तो दोनों डिसलाइक कर रहे हैं, वही वाला केस है। तो अब हम यहाँ से निकालेंगे, ये ए है, ये बी है, तो दूसरी कंडीशन क्या है बैलेंस की, एक तो बहुत सिंपल है कि तीनों में पॉजिटिव होगा, और दूसरी कंडीशन क्या होगी, ए माइनस एक्स, बी माइनस एक्स और ए प्लस बी। ये क्या है, ये है वही जो मैंने ऊपर लिखा था, मैं रिपीट नहीं कर रही हूँ, कंडीशन ऑफ बैलेंस, कंडीशन ऑफ बैलेंस ऑफ एटीट्यूड। ऑलराइट, तो इसकी हेल्प से हम, मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फिर भी चलिए अगर कोई कंफ्यूजन है तो, कंडीशन ऑफ बैलेंस इन एटीट्यूड, ठीक है। जब आप ध्यान से देखेंगे ना, क्योंकि अभी तो एक साथ सारी स्क्रीन दिख नहीं रही है आपको, जब आप ध्यान से देखेंगे चारों केसेस अलग अलग हैं, चारों केसेस अलग अलग हैं। बैलेंस के दो केस होते हैं और इम्बैलेंस के भी दो केस होते हैं। एक केस ये हो गया, एक ये केस हो गया, और जो इम्बैलेंस के केसेस थे कहाँ गए, एक ये था बी माइनस एक्स, ए प्लस बी, ए प्लस एक्स, और ये तीनों नेगेटिव वाले। ओके, यही चीज आपके उसमें भी दी हुई है। तो इस तरीके से हम इस थ्योरी को अंडरस्टैंड कर सकते हैं। बस इतना ही था ये। वापस आ जाती हूँ आपके वाले पीडीएफ पर। अब हम इसमें और क्या लिखेंगे, ये जो मैंने अभी आपको दिखाया, इसको आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं इस कंटेंट के साथ में। अब ये सबसे पहली बात, ये एक ट्रायडिक स्ट्रक्चर को एक्सप्लेन करता है। आपने देख लिया, पिक्चर बनी हुई थी, ट्रायडिक स्ट्रक्चर था, मतलब तीन चीजों के बीच में स्ट्रक्चर होता है। तो जहाँ पे एक पर्सन ए होगा, एक पर्सन बी होगा, और तीसरा कोई ऑब्जेक्ट या आइडिया होगा, और इनके बीच, तीनों एलिमेंट्स के बीच का जो रिलेशनशिप है वो पॉजिटिव या नेगेटिव हो सकता है, और अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन प्रोड्यूस करेगा, जो हमने अभी देखे हैं।
अब आपको जल्दी जल्दी समझ में आएगी ये थ्योरी। साइंस क्या क्या होते हैं पॉजिटिव रिलेशनशिप में, हम क्या दिखा रहे हैं, एग्रीमेंट, लाइकिंग, सपोर्ट, कुछ भी हो सकता है पॉजिटिव का मतलब। नेगेटिव का मतलब हो गया डिसलाइक, ऑपोजिशन और जो भी है, ये जो भी नेगेटिव सिचुएशंस हो सकती हैं। अब आता है बैलेंस वर्सेस अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन। बैलेंस कॉन्फ़िगरेशन में क्या होगा, आपने अभी सारे देख लिए थे। तीनों केसेस से a प्लस बी, बी प्लस एक्स, ए प्लस एक्स, तो यानी सिस्टम बैलेंस है। आप इसे इतना ना लिख के पिक्चर के साथ लिखेंगे तो आपको करने में भी आसान हो जाएगा, आपको उस वक्त पे जाके समझ नहीं आता कि किसके संग प्लस लगाना है, किसके संग माइनस लगाना है। तो अगर ये स्मोकिंग वाला एग्जाम्पल आपने अपने माइंड में रखा तो आपको ये साइंस बनाने बहुत आसान हो जाएंगे। ठीक है, इफ वन रिलेशनशिप इज नेगेटिव वाइल द अदर टू आर पॉजिटिव। अब यहाँ पे हम देखेंगे, यहाँ जब हम ए बी एक्स की बात करते हैं तो यहाँ थोड़ा सा चेंज आपको करना है। क्या करना है मैं बता देती हूँ। देखिए यहाँ पे ए, हम अभी ये मान रहे हैं कि ए बी और एक्स कोई ऑब्जेक्ट है, एक्स ऑब्जेक्ट है और ए और बी। तो हमने एक बैलेंस कन्फिगरेशन का एक देखा था, मैं आ जाती हूँ वापस से। बैलेंस कन्फिगरेशन का हमने देखा था, एक तो हमारे पास तीनों पॉजिटिव थे और दूसरे में था जब ए और बी के बीच पॉजिटिव था और बाकी के बीच में नेगेटिव था, तब बैलेंस था। ठीक है, तो ये छोटा सा करेक्शन यहाँ पे कर लीजिएगा कि ए और बी के बीच पॉजिटिव था और बाकी के बीच में क्या था, नेगेटिव था। ठीक है, साइन इंटरचेंज हो गए, थोड़ा सा टाइपिंग एरर है ये, से आप करेक्शन जरूर कर लीजिएगा अपने हिसाब से भी। देखिए इन दोनों के बीच पॉजिटिव रिलेशनशिप है और ये दोनों एक किसी एक चीज को डिसलाइक कर रहे हैं। तो ए भी एक्स को डिसलाइक कर रहा है, बी भी एक्स को डिसलाइक कर रहा है, लेकिन ए और बी आपस में पॉजिटिव है, तभी तो ये हमारे बैलेंस की कंडीशन बन रही थी। इसीलिए मैंने कहा ये तो खैर एक टाइपिंग एरर ही है, तो वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन मैं आपको करेक्शन करा रही हूँ तो ध्यान से आप जरूर देख लीजिएगा। फिर इसी तरीके से हम अनबैलेंस्ड कॉन्फ़िगरेशन भी देखेंगे। अनबैलेंस्ड में हमारे पास आपने देखा ही था, एक केस आया था हमारे पास, इसे भी क्रॉस चेक कर लेते हैं। अनबैलेंस्ड में क्या था, आ जाते हैं ये ऊपर। अनबैलेंस के ये दो केसेस थे और अब अनबैलेंस कॉन्फ़िगरेशंस देख लेते हैं, तो कुछ इसके भी एग्जांपल्स हो जाएंगे। आपको अगर ये यहाँ से कोई क्लैरिटी नहीं मिल पा रही है तो इस पीडीएफ से आप दोबारा देख सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं कि बैलेंस की नीड क्यों पड़ती है हमें। बैलेंस की नीड इसलिए पड़ती है क्योंकि जब एक साइकोलॉजिकल बैलेंस होता है चीजों के बीच में तो चीजें बहुत स्मूथ चलती हैं। आप ही देखिए, अगर किसी चीज के टुवर्ड्स दो लोगों का ओपिनियन सेम रहे तो उनके बीच में हमेशा एक रिलेशनशिप अच्छा रहेगा, चाहे आप पार्टनर्स के बीच में देखिए, चाहे फैमिली मेंबर्स के बीच में देखिए। अगर हमारा व्यू और विजन सेम होता है किसी चीज को लेकर तो आपस में जो रिलेशनशिप होता है वो बहुत अच्छा चलता है। और जब एटीट्यूड सही रहता है तो चीजें ऑटोमेटिकली बैलेंस होती चली जाती हैं। बैलेंस को रिस्टोर कैसे करें, हम क्या कर सकते हैं। चेंजिंग एटीट्यूड्स, इंडिविजुअल्स में मॉडिफाई देयर एटीट्यूड टुवर्ड द ऑब्जेक्ट और पर्सन इन इक्वेशन। हम कोई एटीट्यूड चेंज कर सकते हैं किसी चीज के टुवर्ड, जिससे अगर दो लोगों के किसी एक चीज के टुवर्ड्स थॉट मैच नहीं कर रहे हैं तो उनमें से कोई एक पर्सन अपने थॉट को चेंज करने की कोशिश करता है। या फिर रिलेशनशिप भी चेंज किया जा सकता है, जैसे अगर जो दो लोगों के बीच में अगर कोई पॉजिटिव नेगेटिव रिलेशनशिप है तो वो पॉजिटिव किया जा सकता है। इस तरीके से भी चीजें हो सकती हैं। या फिर परसेप्शन को भी हम चेंज करने की कोशिश कर सकते हैं। रियल वर्ल्ड एप्लीकेशंस के बारे में बात करें तो जो हीजर की बैलेंस थ्योरी है वो इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा वर्क करती है। जैसे मैंने बताया, चाहे कोई दो लोग हों, चाहे पार्टनर्स हो, चाहे कपल्स हो, चाहे कोई बिजनेस पार्टनर्स हो या सोशल वर्ल्ड में दो लोग हों, उनके बीच में रिलेशनशिप को स्टैब्लिश करने में हेल्प करती है। ग्रुप सेटिंग में भी वर्क करती है। ग्रुप, क्योंकि जहां से 2 से 3 लोग हो जाते हैं तो वो ग्रुप बन जाता है, तो ग्रुप सेटिंग में भी ये काम आती है। मार्केटिंग एडवर्टीजमेंट में बहुत ज्यादा इसका यूज होता है क्योंकि हमें लोगों को इन्फ्लुएंस करना होता है किसी प्रोडक्ट के टुवर्ड्स। तो इस बात से इसको हम कंक्लूड करेंगे कि जो हीदर की बैलेंस थ्योरी है वो एक कॉम्प्रिहेंसिव फ्रेमवर्क है कि कैसे इंडिविजुअल मैनेज करते हैं अपने एटीट्यूड और रिलेशनशिप को दूसरों के साथ में। और इसी के साथ हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आ जाते हैं, क्योंकि ऑलरेडी वी हैव टेकन अ लॉट ऑफ टाइम इन द प्रीवियस टॉपिक, जो अपने आप में वैसे है भी टाइम कंज्यूमिंग टॉपिक, उसको इतना जल्दी आप रश भी नहीं कर सकते। तो अब आ जाते हैं कैरेक्टरिस्टिक एंड टाइप ऑफ प्रेजुडिसेस की। प्रेजुडिसेस होते क्या हैं, कुछ ऐसे प्री कंसीव्ड ओपिनियन और जजमेंट होते हैं किसी भी इंडिविजुअल के ग्रुप के बारे में जो कि किसी रीजन या एक्चुअल एक्सपीरियंस पर बेस्ड नहीं होते, लेकिन वो हमारे माइंड में इतनी स्टेबल जगह बना लेते हैं कि हम ऐसा मान लेते हैं कि ऐसा ही होता है। प्रिजुडिस में अगर आप ध्यान देंगे तो प्री जुडिशरी 2 वर्ड से बना है, मतलब कुछ जजमेंट आप दे देते हैं, पहले से ही किसी चीज के बारे में जजमेंट दे देते हैं तो वही प्रिजुडिस बन जाता है। तो ये कोई प्री कंसीव्ड ओपिनियन होते हैं। लेकिन अब बात करते हैं कि ये इनका जो रिएक्शन होता है क्या होता है। कभी भी हमने कोई ऐसे बायस्ड रिएक्शन अगर हम देंगे तो हमेशा वो डिस्क्रिमिनेशन को क्रिएट करेंगे। अगर हमने ऐसा मान लिया कि ऐसा होता है तो फिर वो वैसा होता है या नहीं होता है उसके हिसाब से ही हम चल रहे हैं, तो हमारा जो रिएक्शन होगा वो कोई ना कोई टाइप की बायसनेस पैदा जरूर करेगा और जिसकी वजह से हम कुछ ना कुछ तो गड़बड़ करेंगे ही करेंगे सिचुएशन में।
तो ये बहुत तरीके से हमें देखने को मिलते हैं प्रेजुडिसेस, जिसमें कि सबसे पहले रेशियल प्रेजुडिसेस आते हैं, या जिसको हम कहते हैं कि नेगेटिव एटीट्यूड या बिलीफ किसी इंडिविजुअल के बारे में होते हैं, उनकी एथनिसिटी और रेसेस को लेकर होते हैं स्पेशली, जिससे बहुत सारे स्टीरियोटाइप्स बनाए हुए हैं कि कोई पर्टिकुलर कम्युनिटी या कोई, जैसे अगर ट्राइबल ग्रुप की बात करें तो ट्राइबल लोगों के बारे में लोग बहुत सारे ऐसे ओपिनियंस बना के रखते हैं उनके पर्टिकुलर रेसेस और कल्चर को लेकर, कि ऐसा इंटेलिजेंस या वैसा इंटेलिजेंस, या गांव या शहर के लोगों में बहुत देखने को मिलता है कि गांव के लोगों में इंटेलिजेंस का लेवल कम होता है, शहर के लोग बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होते हैं। तो ये हमने कुछ प्रेजुडिसेस बनाए हुए हैं। सेक्सुअल ओरिएंटेशन प्रेजुडिसेस भी हैं, जिसमें कि हम लेस्बियन, गेज, बाइसेक्सुअल, ट्रांसजेंडर, इनके टुवर्ड्स एक डिफरेंट ओपिनियन रखते हैं, कि अगर कोई ट्रांसजेंडर को हम देखते हैं तो हम उसके बारे में कुछ पर्टिकुलर ओपिनियन रख लेते हैं। तो ये भी प्रेजुडिसेस हैं जो कि सेक्सुअल ओरिएंटेशन पर बेस्ड होते हैं। रिलीजियस प्रेजुडिसेस भी होते हैं कि किसी धर्म के टुवर्ड्स हम बहुत नेगेटिव थॉट क्रिएट कर लेना अपने माइंड में। अच्छा, प्रेजुडिसेस हमेशा नेगेटिव ही नजर आते हैं, इनमें कुछ पॉजिटिव नहीं दिखेगा आपको, राइट? तो नेगेटिव फीलिंग्स और ऐसे बिलीव जो किसी की प्रैक्टिसेस को अच्छा नहीं मानते हैं, गलत कहते हैं, इस तरीके के भी होते हैं। फिर जेंडर भी होते हैं, जैसे जेंडर के बेसिस पर कि गर्ल्स इस चीज में कम होती हैं या बॉयज इस चीज में कम होते हैं, गर्ल्स ये ज्यादा अच्छा कर लेती हैं, बॉयज ये कम अच्छा कर पाते हैं। तो इस तरीके की चीजें जेंडर के प्रेजुडिसेस बनाती है, जो बहुत ही ज्यादा होती हैं हमारी सोसाइटी में, है ना। वुमेन के रोल को लेके, जैसे वर्क प्लेस पर वुमेन के रोल को लेके काफी चीजें होती हैं कि मार्केटिंग की फील्ड में आपको जो है वो मेल ही ज्यादा नजर आएंगे, टीचिंग की फील्ड में आपको फीमेल ही ज्यादा नजर आएंगी। तो इस तरीके की चीजें होती है कि वो कि पर्टिकुलर काम करने के लिए कोई पर्टिकुलर जेंडर ही बना है। एज को लेके भी होता है कि अगर आप इस एज तक आ गए हैं तो आप ऐसा अगर कुछ भी अपने हिसाब से करना चाहते हैं तो यह भी इस एज के हिसाब से सही नहीं है, इस एज में ऐसा नहीं करना चाहिए, इस एज में वैसा नहीं करना चाहिए। तो एज को लेकर भी हम काफी सारे प्रेजुडिसेस बना देते हैं। डिसेबिलिटी पे लेके, अगर कोई पर्सन डिफरेंट डिसेबिलिटीज को कवर किए हुए है तो ऐसा मान लेते हैं कि वो वीक है, उसमें कुछ कमी है, या वो कुछ अच्छा नहीं कर पाएगा लाइफ में, है ना, उसको किसी न किसी लेवल पे कम आंक लेते हैं, तो वो हमारी डिसेबिलिटी पर बेस्ड हो जाते हैं। क्लास के बेसिस पे देखें तो सोशियो इकोनॉमिक कल्चर पर लेकर तो सबसे ज्यादा प्रेजुडिसेस बनते हैं कि अपर क्लास हैं तो उनके पास चीजें बहुत बेहतर होंगी या उनका माइंडसेट डिफरेंट होगा, लोअर क्लास हैं तो माइंडसेट थोड़ा वैसा होगा। इस तरीके के प्रेजुडिसेस बनाए गए हैं। प्रेजुडिसेस की कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करें तो ये स्टीरियोटाइपिंग को क्रिएट करता है। मतलब प्रेजुडिसेस ऑफन इन्वॉल्व जनरलाइजेशन अबाउट अ ग्रुप ऑफ पीपल लीडिंग टू ओवर सिंप्लीफाइड बिलीव्स दैट मे नॉट रिफ्लेक्ट रियलिटी। यानी कि प्रेजुडिसेस की वजह से जनरलाइजेशन होता चला जाता है और स्टीरियोटाइपिंग वहां से क्रिएट हो जाती है किसी भी ग्रुप के टुवर्ड्स। इमोशनल कंपोनेंट प्रेजुडिस इज नॉट मेयरली अ कॉग्निटिव बिलीफ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऐसा सोचते हैं, वैसा फील भी करते हैं। तो वहां पे नॉट जस्ट कॉग्निटिव लेवल पर, इमोशनल लेवल पर भी चीजें नजर आती है और उस तरीके का ही हम बिहेवियर भी या इमोशनल रिस्पॉन्स भी दिखाते हैं। डिस्क्रिमिनेशन, चेंज को रेजिस्ट करते हैं। प्रेजुडिस्ड एटीट्यूड टेंड टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज इवन इन द फेस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टरी एविडेंस। अगर कोई बात ला भी दी जाए सामने तो उसको क्या मान लिया जाता है कि ये तो एक्सेप्शंस है, जो हम बता रहे हैं, जो हम जनरली बिलीव हमारा है वो वही रहेगा, हम बिलीफ को चेंज नहीं करते और एक्सेप्शन बना के उस चीज को साइड कर देते हैं। सोशलाइजेशन एंड एनवायरमेंट, प्रेजुडिसेस इज इन्फ्लुएंस्ड बाय कल्चरल एंड सोशल फैक्टर, अपब्रिंगिंग, एजुकेशन, सोसाइटल नॉर्म्स को लेकर, यानी कि इस तरीके से फैमिली, मीडिया प्रेजेंटेशन, इन सब से लेकर लोग सोशलाइजेशन पर भी प्रेजुडिसेस फॉर्म कर देते हैं। इन ग्रुप वर्सेस आउट ग्रुप डायनामिक्स भी नजर आती है। जब आप जिस कम्युनिटी, जिस लोगों के बीच होते हैं उसको बेहतर मानना, दूसरी कम्युनिटी को अच्छा ना मानना। जैसे हिल्स पर रहने वाले लोग प्लेन्स में रहने वाले लोगों को पसंद नहीं करें, प्लेन्स में रहने वाले लोग ट्राइबल कम्युनिटी को पसंद ना करें। तो इस तरीके का जो वो होता है, इन ग्रुप आउट ग्रुप डायनामिक्स भी देखने को मिलती है। डिस्क्रिमिनेशन तो हमेशा होता है, जब हम प्रेजुडिसेस फॉर्म करेंगे तो हम खुद को दूसरे से बेहतर साबित कर रहे हैं और जो दूसरा है वो उसको हम खुद से बेकार साबित कर रहे हैं। तो यहाँ तो हम हर हालत में डिस्क्रिमिनेशन होता ही है, जिसकी वजह से इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट भी क्रिएट होते हैं। आपने जितने भी इंटर रिलीजन दंगे फसाद ये सब कहीं होते हुए देखे होंगे, सुने हैं, उनमें हमेशा ये प्रेजुडिसेस अपना वर्क जरूर प्ले करते हैं। कुछ ऐसी बातें रूमर्स की तरह से स्प्रेड कर दी जाती हैं जिसकी वजह से दोनों जो ग्रुप होते हैं, दोनों समुदाय जो होते हैं वो आपस में भिड़ जाते हैं और इंटर ग्रुप कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाते हैं। तो ये प्रेजुडिसेस जो होते हैं वो एक नेगेटिव ही है, जो कुछ अच्छा तो क्रिएट नहीं करते। यहाँ पे हमें बहुत कुछ नेगेटिव देखने को मिलता है। ठीक है, अब इनको थोड़ा आप नोट से पढ़िएगा। क्विकली आते हैं एश एक्सपेरिमेंट पर, जो कि साइकोलॉजिस्ट सोलोमन एश ने क्रिएट किया था 1950 में और सोशल साइकोलॉजी में एक लैंडमार्क है। बहुत ही ज्यादा अच्छा एक्सपेरिमेंट है और ये कंफॉर्मिटी पर बेस्ड है। कंफॉर्मिटी का मतलब होता है किसी की बात को एग्री कर जाना। जब हम ग्रुप में बहुत सारे लोगों को एक जैसा रिएक्शन करते हुए देखते हैं तो हम ये मान लेते हैं कि जो सब लोग कह रहे हैं वही सही होगा।
दिस इज कॉल्ड कंफॉर्मिटी। तो इस एक को इन्होंने एक्सपेरिमेंट के थ्रू दिखाया था। क्या था इस एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव, कि कैसे इंडिविजुअल वुड कंफॉर्म टू ग्रुप ओपिनियंस व्हेन दोज ओपिनियंस वर क्लियरली इनकरेक्ट। अगर ग्रुप के एक ग्रुप में 6 लोग हैं और 5 लोग एक जैसे ओपिनियन दे रहे हैं, तो 6th वाले को अपने पे डाउट हो जाता है और वो ये मानता है कि जो 5 लोग कह रहे हैं वही सही है और उसके टुवर्ड्स वो उसी दिशा में चल देता है अपने ओपिनियन को छोड़ के। इसी को हम कंफॉर्मिटी कहते हैं। ऐश ने अपने एक्सपेरिमेंट के थ्रू इसको दिखाया था। क्या किया था उन्होंने, क्या मेथोडोलॉजी थी, पार्टिसिपेंट्स थे, मेल कॉलेज स्टूडेंट्स लिए गए थे जिनको की विजुअल परसेप्शन टेस्ट में रखा जा रहा था। सेटअप बनाया था, एक रूम था, पार्टिसिपेंट्स को रूम में बिठाया गया और वहां पे और भी अदर इंडिविजुअल्स थे जिनमें से कुछ लोगों को तो कुछ भी नहीं पता था कि एक्सपेरिमेंट में क्या होना है, लेकिन कुछ वहां पर चीटर टाइप बिठाए गए थे जिन्हें मालूम था कि उनको एक्सपेरिमेंट में करना क्या है। मतलब कुछ को ऑर्डर्स दिए थे, वैसा ही फॉलो करना था, और कुछ लोगों को बस शुरुआत से एक्सपेरिमेंट में इन्वॉल्व कराया जा रहा था। ओके, अब वहां पर एक लाइन दिखाई गई स्क्रीन पर और उस लाइन की लेंथ को कंपेयर करना था। तो टास्क क्या था, इन ईच ट्रायल पार्टिसिपेंट्स वर शोन अ कार्ड विद अ सिंगल लाइन एंड देन अ सेकंड कार्ड विद 3 लाइंस ऑफ डिफरेंट लेंथ जिन पर ABC लिखा हुआ था। दे वर आस्क्ड टू आइडेंटिफाई विच लाइन मैच द लेंथ ऑफ द फर्स्ट लाइन। जब उनको पहली बार स्क्रीन पर लाइन दिखाई गई, उसके बाद 3 लाइन दिखाई गई और ये अज्यूम करके बताना था कि जो अब आपने 3 लाइन देखी हैं, इनमें से कौन सी वाली लाइन पहली वाली थी, A, B या C। तो अब क्या हुआ, ग्रुप डायनामिक्स कैसे निकल कर आई। ग्रुप डायनामिक्स यहाँ पर ऐसी क्रिएट की गई थी कि यहाँ ऐसे समझ लीजिए, अगर हम इस पिक्चर के थ्रू समझने की कोशिश करें तो एक लाइन से कई सारे पार्टिसिपेंट्स बैठे थे और एक रियल पार्टिसिपेंट्स था जिसको कुछ नहीं पता था कि क्या हो रहा है। यहाँ पे सबको आंसर पहले से पता था। ओके, और इन सबसे कहा गया था कि आपको सिर्फ गलत आंसर ही देना है। तो जब ये लोग गलत आंसर दे रहे थे, तो ये जो पर्सन था, जो कि रियल हमारा पार्टिसिपेंट था, ये इस प्रेशर में आके कि सब लोग जो आंसर बता रहे, इवन दो उसका आंसर वो नहीं था, लेकिन सबका आंसर सुनकर उसने वही आंसर दिया। यही इस एक्सपेरिमेंट में हुआ है, बस इतना सा इस एक्सपेरिमेंट में किया गया था। तो इसकी हेल्प से हमें ग्रुप डायनामिक्स ये निकल कर आए कि जो कॉन्फेडरेट्स थे वो इंस्ट्रक्टेड थे कि उनको इनकरेक्ट आंसर्स ही देना है, और जो रियल पार्टिसिपेंट था वो सेकंड लास्ट में बिठाया गया था, फिर लास्ट में बिठाया गया था। इस तरीके से किया गया। जब कॉन्फेडरेट्स थे उन्होंने अपने रिस्पॉन्सेज दे दिए, तो पार्टिसिपेंट से रिस्पॉन्ड पूछा गया। यहाँ पे ये चीज नजर आई कि जो कॉन्फेडरेट्स थे उन्होंने यूनानिमसली रॉन्ग लाइन को चूज किया, जिसकी वजह से जो फाइंडिंग्स आई निकल कर, वो ये निकल कर आई कि अबाउट 75% ऑफ पार्टिसिपेंट्स कंफर्म्ड एटलीस्ट वंस टू द इनकरेक्ट मेजॉरिटी ओपिनियन, choosing the wrong line despite it being clear what the correct answer was। साफ साफ दिख रहा था कि करेक्ट आंसर क्या है, लेकिन फिर भी उन्होंने प्रेशर में आके दिया। पीयर प्रेशर का एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था ये। तो ऑन एन एवरेज पार्टिसिपेंट्स कंफर्म टू द इनकरेक्ट आंसर्स अबाउट 1/3 ऑफ द टाइम, और जब बार बार ऐसा हुआ तो होता चला गया। और प्राइवेट वर्सेस पब्लिक रिस्पॉन्सेज, जब उनको अपने आंसर्स प्राइवेटली लिखने थे, तब हमें कंफॉर्मिटी कम दिखी, है ना, उसका जो रेट था वो काफी ड्रॉप कर गया। लेकिन जब वो पब्लिक लेवल पर हुआ तो सबको फॉलो करने लगे लोग। ये कहलाती है पावर ऑफ सोशल इन्फ्लुएंस। यहाँ से हम बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट निकल के आता है कि सोशल इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल होता है। अगर एक ही प्रोडक्ट को आपके सामने 4-5 एक्टर एक्ट्रेसेस प्रमोट करने लग जाएं, तो आपके माइंड में आएगा अरे वाह, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा होगा, इसको तो सभी लोग एक संग प्रमोट कर रहे हैं, ये मैंने इसको भी इसके एड में देखा, इसको भी इसके एड में देखा। तो ये काफी पावरफुल हो जाता है, यानी सोशल इन्फ्लुएंस बहुत पावरफुल होता है। इंडिविजुअल डिफरेंसेस, जब कई पार्टिसिपेंट्स ने कंफर्म किया तो उसको क्या, वो ग्रुप प्रेशर क्रिएट हो गया। उसको इंडिविजुअल डिफरेंसेस यहाँ पे इसलिए टॉपिक यूज हुआ है कि जब कई लोग आए निकल कर, तो ये लगने लगा कि अरे सब लोग एक जैसा ही तो दिखा रहे हैं, तो वहाँ पे इंडिविजुअल डिफरेंसेस भी खत्म होने लगे। रियलिटी का जो परसेप्शन था वो भी चेंज हो गया। परसेप्शन की जो रियलिटी का जो परसेप्शन था वो भी वहां पे थोड़ा सा डिस्टॉर्ट हो गया और कॉन्ट्रेरी ओपिनियन आने लगे। साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म की बात करें तो कंफॉर्मिटी के पीछे हम ये देखते हैं कि जो भी लोग होते हैं वो जनरली करेक्ट होना चाहते हैं, और ऐसे में वो देखते हैं कि जब काफी लोग एक जैसा कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे। एक साइकोलॉजिकल मैकेनिज्म होती है। तो इसे कंक्लूड करने के लिए हम यही समझेंगे कि जो ऐश का एक्सपेरिमेंट है वो एक सेमिनल स्टडी है साइकोलॉजी में। वो दिखाती है कि कैसे ह्यूमन बिहेवियर सोशल कॉन्टेक्स्ट में कितना कॉम्प्लेक्स बिहेवियर को शो करता है। आ जाते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, बेंस सेल्फ परसेप्शन थ्योरी की तरफ। बेंस की जो सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है वो बड़ी सिंपल है, इसको जरा फास्ट समझेंगे जिससे वीडियो हमारा टाइमली कवर हो जाए। देखिए जो थ्योरी है, सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि साइकोलॉजिस्ट डैरिल बेन ने दी थी 1970s में। ये थ्योरी बड़ी सिंपल सी बात कहती है कि जो लोगों का एटीट्यूड डेवलप होता है या बिलीफ होता है,
वो कहाँ से डेवलप होता है? क्योंकि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी है, मतलब खुद के बिहेवियर से, अपने बिहेवियर से और जो कुछ भी वो परसीव करते हैं एनवायरनमेंट में, उसी से उनका एटीट्यूड डेवलप होता है। अगर ये लाइन आपको याद रही तो फिर इस थ्योरी में बहुत सारी चीजें आप खुद से लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले बात करेंगे कि सेल्फ परसेप्शन थ्योरी के की कंपोनेंट्स में आप क्या-क्या लिखेंगे। पहली बात तो बिहेवियर एक गाइड है, उनको ये पता होता है कि वो अपना ही जो एटीट्यूड और इमोशन है, वो ऑब्जर्वेबल बिहेवियर होता है। मतलब अगर कोई पर्सन किसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में बहुत ज्यादा एंगेज होता है, तो वो ये मानते हैं कि यही हमारी फेवरेट चीज है और वही उसको वो कंसिस्टेंट बिहेवियर की तरह काउंट करते हैं। कॉन्टेक्चुअल क्यूज की बात करें तो ये थ्योरी इस बात पर इंपॉर्टेंस हाईलाइट करती है कि जो भी सिचुएशनल फैक्टर और कॉन्टेक्चुअल क्यूज होते हैं वो किस हमारे सेल्फ परसेप्शन को शेप करने में हेल्प करते हैं। जो भी चीजें हमारे पास होती हैं, यानी जो भी जिन सराउंडिंग से हम जुड़े होते हैं, जो भी एटीट्यूड्स हम इन्फ्लुएंसेस निकालते हैं, यानी इफ अ पर्सन वॉलंटरीज एट अ चैरिटी इवेंट दे मे कंक्लूड दैट दे आर अल्ट्रुइस्टिक स्पेशली इफ दे फील गुड अबाउट द एक्सपीरियंस। मतलब जिस चीज को करते हुए हमें खुशी होती है, हम ये मानेंगे कि अगर कोई पर्सन बहुत ज्यादा हेल्पफुल नेचर का है तो वो खुद को काइंड समझने लगेगा, यानी कि वो कॉन्टेक्चुअल क्यूज यहाँ से क्रिएट कर रहा है। इसको दूसरी थ्योरी से कंपेयर करें तो ये थ्योरी एटीट्यूड फॉर्मेशन की बाकी थ्योरी से अलग है। जैसे कि कॉग्निटिव डिसोनेंस की थ्योरी जब हम देखते हैं, उसमें हम ये देखते हैं कि लोग जो सोचते कुछ हैं, बिहेव कुछ करते हैं, दो थॉट्स ऑपोजिट लेके चलते हैं। या फिर अभी आपने हीदर की जो थ्योरी पढ़ी थी वो भी डिफरेंट है, उसमें भी हम काफी चीज अलग पढ़ते हैं। लेकिन इस थ्योरी में हम ये समझते हैं कि जब द प्रोसेस इज मोर ऑब्जर्वेशनल, इंडिविजुअल्स डू नॉट एक्सपीरियंस डिसोनेंस बट रादर असेस देयर एक्शन एंड डिराइव एटीट्यूड फ्रॉम देम। अपने एक्शंस को ऑब्जर्व करके उसी से अपने बारे में एक एटीट्यूड फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप अपने बारे में एक सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म करते होंगे कि मैं इस तरह का पर्सन हूँ, तो आप उन चीजों में इन्वॉल्व भी होते होंगे, तो आपने अपने बिहेवियर को ऑब्जर्व भी किया होगा, तभी आपने एक सेल्फ परसेप्शन फॉर्म किया है। तो अपने बारे में जो भी आपने परसेप्शन फॉर्म किया है, एटीट्यूड को चेंज करने में ये एप्लीकेशन इसका होता है ऑफकोर्स, क्योंकि एटीट्यूड इसकी हेल्प से बिहेवियरल एंगेजमेंट को क्रिएट करता है। इफ समवन स्टार्ट एक्सरसाइजिंग रेगुलरली दे मे बिगिन टू आइडेंटिफाई एज एन एक्टिव पर्सन लीडिंग टू अ मोर पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स फिटनेस। अगर आप ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो अपने आप को ज्यादा फिट फील करेंगे, तो इससे भी आपका एक एटीट्यूड चेंज होने लगता है। जिस काम को आप ज्यादा करेंगे उसकी तरफ आपका एक एटीट्यूड बनेगा। मोटिवेशन को अंडरस्टैंड करने में ये हेल्प करता है, यानी कि हमें ये पता चलता है कि हमें बाहर की चीजें ज्यादा मोटिवेट कर रही हैं या हम खुद से ज्यादा मोटिवेटेड हो रहे हैं। तो इंट्रिंसिक और एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन में हम खुद ही डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं और उसके हिसाब से हम चीजों को कर पाते हैं। अगेन एक सेल्फ परसेप्शन क्रिएट होता है। इस सेल्फ परसेप्शन थ्योरी की एग्जांपल की बात करें तो ईटिंग बिहेवियर इसमें आता है कि आप क्या खाना पसंद करते हैं, क्या नहीं खाना पसंद करते हैं। वो आप इफ समवन ईट्स अ लॉट ऑफ वेजिटेबल रेगुलरली दे माइट कंक्लूड आई मस्ट रियली लाइक वेजिटेबल। जो भी चीजें आप करते हैं उससे आपकी ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग बिहेवियर को आप यहाँ पे देख पाते हैं। सोशल इंटरेक्शन में आपको क्या पसंद है, आप ज्यादा पार्टी करना पसंद करते हैं, अकेले रहना पसंद करते हैं, सोशल इंटरेक्शन के टुवर्ड्स अपना सेल्फ परसेप्शन बनाते हैं। बेसिकली हम यहाँ पे वो सभी चीजें लिख सकते हैं जिसमें हम सेल्फ परसेप्शन बनाते हैं मेजोरिटी में, मोटे मोटे तौर पर। पॉलिटिकल बिलीफ भी आपका कुछ ना कुछ होगा कि मैं इस पॉलिटिकल पार्टी को फॉर्म करता हूँ, ये मुझे पसंद करता हूँ। और भी बहुत सारी चीजें हो सकती हैं, स्पोर्ट्स के टुवर्ड्स हो सकता है, एजुकेशन के टुवर्ड्स हो सकता है, करियर के टुवर्ड्स हो सकता है, काइंडनेस के टुवर्ड्स हो सकता है। बहुत सारी चीजें हम यहाँ पे इसका एप्लीकेशन देखते हैं। तो कंक्लूड करें तो एक वैल्यूएबल फ्रेमवर्क है जिसमें इंसान अपने ही कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है, सेल्फ कॉन्सेप्ट फॉर्म करता है और उसके ही बेसिस पर अपने एटीट्यूड को डेवलप कर पाता है। उसको पता रहता है कि ये चीज सही है या गलत है, उसके हिसाब से वो एटीट्यूड चेंज भी करता है। ओके, तो इसके आगे का आज हम बस इतना ही रखेंगे इस क्लास में। क्लास थोड़ा लंबा हमारा हो गया है, लेकिन अब हम फिर से कंफर्मिटी के बारे में थोड़ी और बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और आई होप ये वीडियो आपको समझ आया होगा, पसंद भी आया होगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिए और इसी तरीके से सारा सिलेबस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स का कवर करते रहिए। आई होप आपको ये सभी वीडियोस काफी यूजफुल लग रहे होंगे। तो चलिए मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।